नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस मंच पे। और आज हम लेकर आए हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की एक नई क्लास। चलिए, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे उपग्रह की कक्षाएं यानी कि ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स क्या है, किस तरीके से ये जो सैटेलाइट्स हैं इन ऑर्बिट्स में, इन कक्षाओं में जो है चक्कर लगाते हैं, कितनी डिस्टेंस पे ये कक्षाएं हैं जो स्थित है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एक बार जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए सारी वीडियोस पे। साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल सीईटी मिशन ज्ञान को। चलिए देख लेते हैं एक बार हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। मैंने आपको बताया था कि अंतरिक्ष जो विभाग है उसमें कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो उसके अधीन कार्यरत है। उसके अंदर हमने सारी देखी थी उनकी फुल फॉर्म, जिसमें फिर हमने पढ़ा था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो। इसरो जो है उसकी स्थापना कब हुई, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, उसका क्या मुख्य उद्देश्य है, और इसरो के अधीन जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है और किस संस्था का काम क्या है, और कहाँ पे वो संस्था अपनी यानी कि उसका ऑफिस जो है वो कहाँ पे स्थित है। ये सारे हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। उसके अंदर हमने करंट अफेयर भी देखा था कि भाई अभी एट प्रेजेंट जो है अपने इंडियन स्पेस डिपार्टमेंट जो है इसरो के चेयरमैन जो है वो कौन है, तो वो है अपने एस सोमनाथ जी जो है अपने इस टाइम इसरो के चेयरमैन है। चलिए ये सब हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं उपग्रह की कक्षाएं, जिसमें 3 कक्षाएं होती है। लो अर्थ ऑर्बिट, सेकंड होती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट और थर्ड अपनी होती है हाई अर्थ ऑर्बिट। चलिए क्या क्या है इनके हिंदी में नाम होते हैं निम्न भू कक्षा, मध्य भू कक्षा और उच्च भू कक्षा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निम्न भू कक्षा से। आइए भाई, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कक्षाएं क्या होती है, ऑर्बिट्स क्या होते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि अगर कोई उपग्रह है या कोई पिंड है वो किसी दूसरे पिंड के चक्कर लगा रहा है, अगर कोई उपग्रह है, कोई भी पिंड है, किसी दूसरे पिंड के अगर वो चक्कर लगा रहा है, तो जिस क्लास में वो चक्कर लगा रहा है उसको अपन कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं उसको अपन? ऑर्बिट कहते हैं। तो देखो जैसे ये सन है, उसके चारों ओर जो उपग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, तो जिस क्लास में ये चक्कर लगाते हैं उन्हें अपन कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, आ गया समझ में? इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, आपसे इसमें निम्न भू कक्षा, उच्च भू कक्षा और जो अपनी मध्य भू कक्षा है उनके बारे में या तो उनकी डिस्टेंस पूछ ली जाएगी या फिर स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए वो कक्षाएं जो है बनी हुई हैं वो आपसे पूछ लिया जाएगा। किन सैटेलाइट को जो है उसमें किन उपग्रहों को पृथ्वी की उन कक्षाओं के अंदर भेजा जाता है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक के अंदर से। चलिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, जिसे अपन कहते हैं निम्न भू कक्षा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है आपको इससे में वो ये है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो कहाँ पर स्थित है। तो कौन सी कक्षा में है अपना? निम्न भू कक्षा के अंदर ही अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो स्थित है। चलिए इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि कितनी हाइट पे ये जो निम्न भू कक्षा है वो अपनी अवस्थित है। तो देखो 160 से 2000 किलोमीटर ऊंचाई पे जो है अपनी निम्न भू कक्षा स्थित है। अब इसका मेजरली अपन लेते हैं कि भाई 900 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो अपन को क्या हाइट याद रखनी है इसकी? 900 से 1000। मेन हाइट क्या है इसकी? 160 से 2000 किलोमीटर के बीच में। चलिए इसका उपयोग मुख्यतः, अब भाई ये जो ऑर्बिट है, ये जो कक्षा है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जितने भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो होती है वो किस कक्षा में भेजी जाती है? इस कक्षा में भेजी जाती है। रिमोट सेंसिंग मतलब संवेदी, सुदूर संवेदी उपग्रह, यानी कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए इस ऑर्बिट का जो है वो उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको मेन इसमें क्या याद रखना है? एक तो इसकी हाइट याद रखनी है, साथ के साथ रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट्स है वो इसी कक्षा में भेजी जाती है, आपको ये याद रखना है।
देखिए, परंतु आजकल इसका उपयोग संचार व नौवहन उपग्रह हेतु भी किया जाने लगा है। मेन तो किसके लिए याद रखनी है आपको? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए। और इसमें एक चीज क्या याद रखनी है आपको साथ के साथ कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी कहाँ पे है? अपना निम्न भू कक्षा में ही अवस्थित है। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ पे अवस्थित है, तो कौन सी पृथ्वी की कौन सी कक्षा में? निम्न भू कक्षा के अंतर्गत ये अपना जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो अवस्थित है। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखिए, ये स्पेस स्टेशन क्या करता है? पृथ्वी के एक दिन में 15 बार चक्कर जो है वो लगा लेता है। कितनी बार? यानी कि 24 घंटे के भीतर 15 चक्कर जो है वो ये अपनी पृथ्वी के चारों ओर पूर्ण कंप्लीट जो है वो कर लेता है। अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन बने कि अंतरिक्ष जो अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो कितने परिक्रमा कर सकता है एक दिन के अंदर पृथ्वी के, तो कितनी? यानी कि 15 चक्कर जो है वो कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, आपका ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ पे अवस्थित है। साथ के साथ वो एक दिन में यानी कि 24 घंटे के अंदर पृथ्वी के कितने चक्कर लगा लेता है? तो कितने लगा लेता है? एक दिन में 15 चक्कर जो है वो पृथ्वी के लगा लेता है। चलिए, इसका उपयोग सबसे पहले तो किसमें किया जाता है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए किया जाता है। साथ के साथ इसका उपयोग साउंडिंग रॉकेट, परीक्षण उपग्रह हेतु भी किया जाता है, जैसे कि स्पुतनिक, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या है? जो भारत ने पहली सैटेलाइट भेजी थी इंडिया ने, वो है अपनी आर्यभट्ट। और सेकेंड सैटेलाइट जो इंडिया ने भेजी थी वो कौन सी है? अपनी भास्कर। ठीक है, तो इनके लिए भी ये जो निम्न भू कक्षा है उसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए, यह कक्षा में उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 900 से 128 मिनट। आप देखिएगा जब हम आगे क्लासेस और पढ़ेंगे, आगे जो ऑर्बिट पढ़ेंगे, हम कक्षाएं पढ़ेंगे, उसके अंदर जब भू स्थिर कक्षाएं जब आएगी तो उसमें देखेंगे कि भाई 24 घंटे आएगा, इसका जो घूर्णन काल आएगा, परिक्रमण काल आएगा, वो 24 आवर्स आएगा। और वो क्वेश्चन जो है 2 एग्जाम में पूछा जा चुका है। उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम में वो क्वेश्चन आ चुका है, साथ के साथ यूपी पीसीएस में वो क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको ये याद रखना है कि इस कक्षा में उपग्रह का जो परिक्रमण काल है वो कितना होता है। तो ये भी आपको याद करते हुए चलना है कि 90 से 128 मिनट तक का इसका परिक्रमण काल होता है। किसका? सैटेलाइट का, इस कक्षा के अंदर। कौन सी कक्षा के अंदर? निम्न भू कक्षा के अंदर। ठीक है, कितनी कक्षाएं हैं? 3 कक्षाएं अपन पढ़ते हुए चलेंगे। पहली आती है निम्न भू कक्षा, दूसरी है मध्य भू कक्षा, और जो है सबसे ज्यादा ऊपर वो है अपनी उच्च भू कक्षा। ठीक है, 3 आ जाएगी। देखिए, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ है, तो ये कौन सी आ गई? अपनी लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, इसके बाद आ जाएगी अपनी मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और सबसे लास्ट में जो आएगी वो होगी अपनी हाई अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, हायर अर्थ ऑर्बिट। इस तरीके से ये जो कक्षाएं हैं पृथ्वी की, ये अपन पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले निम्न भू कक्षा के अंदर आपको क्या क्या याद रखना है? इसकी हाइट जो है वो याद रखनी है 160 से 2000 किलोमीटर हाइट पे। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखना है? किन सैटेलाइट को भेजा जाता है? तो रिमोट सेंसिंग यानी कि सुदूर संवेदी उपग्रह जो है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ के साथ इसका मेन पॉइंट क्या है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो कहाँ स्थित है? निम्न भू कक्षा में स्थित है। और ये जो है पृथ्वी के कितने चक्कर लगा लेता है एक दिन में? तो 15 चक्कर जो है ये पृथ्वी के लगा लेता है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे याद रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। ध्रुवीय कक्षा। निम्न भू कक्षा के 2 टाइप होते हैं। पहली है अपनी निम्न भू कक्षा की ध्रुवीय कक्षा। क्या है? ध्रुवीय कक्षा यानी कि पोलर ऑर्बिट। अब देखिए भाई, ये क्या है? निम्न भू कक्षा का ही एक विशेष प्रकार है। यह कक्षा पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष के समांतर होती है। देखिए, ये पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष के समांतर होती है। इसका उपयोग सुदूर संवेदी उपग्रहों हेतु किया जाता है।
साथ के साथ जासूसी करने के लिए और निगरानी के लिए जो उपग्रह भेजे जाते हैं, जो सैटेलाइट्स भेजी जाती है, वो किस कक्षा में भेजी जाती है? ध्रुवीय कक्षा में। ठीक है। वातावरण व जलवायु परिवर्तन का अगर अध्ययन करना है, अगर कोई क्लाइमेट चेंज होना है या फिर कोई मॉनिटरिंग करनी है, कोई जासूसी करनी है, निगरानी करनी है, तो उसके लिए इस कक्षा का जो है वो उपयोग किया जाता है। आ गया समझ में? निम्न भू कक्षा के अंदर दो अपन पढ़ेंगे। पहली है अपनी ये ध्रुवीय कक्षा, दूसरी अपनी आएगी सूर्यकालिक कक्षा। ठीक है। चलिए, ये सेकंड अपनी आती है सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, जिसे अपन कहते हैं सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट। क्या है? सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट। इसमें क्या है कि ये भी निम्न भू कक्षा का ही एक प्रकार है। इस कक्षा में उपग्रह की कक्षा का झुकाव सूर्य के सापेक्ष स्थिर रहता है। इसमें तो देखिए पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष के समांतर होगी। आप लोगों को ये चीज देखनी है कि ये जो अपनी है ध्रुवीय कक्षा, वो पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष के समांतर है। लेकिन जो अपनी सूर्य तुल्यकालिक कक्षा है, इसमें उपग्रह की जो कक्षा का झुकाव है वो सूर्य के सापेक्ष क्या रहता है? स्थिर रहता है। उपग्रह समान अक्षांश में समान स्थानीय समय पर पहुंचता है। ठीक है। इसमें याद करने जैसी कोई चीज है नहीं, आपको केवल इसमें यह चीज ध्यान रखनी है कि उपग्रह की कक्षा का जो झुकाव है वो सूर्य की सापेक्ष स्थिर रहता है। ये आपको सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में याद रखना है। ठीक है। ये दोनों किसी के टाइप है? ये टाइप है अपने निम्न भू कक्षा के, लो अर्थ ऑर्बिट के। ठीक है। आ गया समझ में? चलिए, सेकंड इसका उपयोग क्या है? तो भाई यही इसका उपयोग है पृथ्वी के मानचित्रीकरण में, इमेजिंग में, साथ के साथ जासूसी निगरानी में, सुदूर संवेदन में और वातावरण का अध्ययन करने में, यानी कि क्लाइमेट चेंज के लिए। और क्लाइमेट चेंज के साथ साथ इसमें सुदूर संवेदी यानी कि रिमोट सेंसिंग के लिए, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेजने के लिए, और उसके साथ साथ भाई कोई भी मॉनिटरिंग करनी है, कोई भी जासूसी करनी है, उसके लिए इन कक्षा का जो है वो उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपनी आती है मध्य भू कक्षा। क्या आती है? मध्य भू कक्षा यानी कि MEO। वो कौन सी थी? लो अर्थ ऑर्बिट, लियो। यह है MEO, मध्य भू कक्षा, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। अब देखिए, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, मध्य भू कक्षा, यह निम्न भू कक्षा व उच्च भू कक्षा के मध्य में स्थित है। मिडिल नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि निम्न के और जो हायर है उसके बीच में जो स्थित होगी वो कौन सी होगी? अपनी MEO यानी कि मिडिल अर्थ ऑर्बिट। ठीक है। देखिए, निम्न भू कक्षा व भूतुल्यकालिक कक्षा के मध्य अवस्थित है। इसमें मुख्यतः 20,200 किलोमीटर ऊंचाई का जो है वो उपयोग किया जाता है। कितनी? 20,200 किलोमीटर। और जो अपनी निम्न भू कक्षा थी उसमें अपन ने कितनी ली थी? 900 से 1000 किलोमीटर, मोस्टली, मुख्यतः। लेकिन वैसे रेंज क्या थी? 160 से 2000 किलोमीटर हाइट। ठीक है। अब देखिए, उसका जो उपयोग था वो मेजरली किस में हो रहा था? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में। लेकिन इसका जो है वो उपयोग किस में होगा? GPS में, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसका उपयोग मुख्यतः नौवहन उपग्रहण हेतु किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः नौवहन उपग्रह हेतु किया जाता है, जैसे कि GPS। GPS क्या है अपना? ग्लोबल, क्या है इसकी फुल फॉर्म? इधर लिख देती हूं मैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है। जैसे कि आपको पता है GPS क्या होता है? जैसे अपन कहीं जाते हैं तो GPS ऑन कर लेते हैं, वहां का जो मैप है वो निकाल लेते हैं और GPS के थ्रू वहां पे पहुंच जाते हैं। तो उनके लिए ऐसे ही सैटेलाइट्स के GPS के लिए कौन सी कक्षा का उपयोग किया जाता है? अपनी मध्य भू कक्षा का, मिडिल अर्थ ऑर्बिट का। ठीक है। चलिए, इस कक्षा में उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 2 से 24 घंटे होता है। कितना होता है? 2 से 24 घंटे जो है इसका परिक्रमण काल होता है। चलिए, अब आती है अपनी हाई अर्थ ऑर्बिट। कौन कौन सी? हाई अर्थ ऑर्बिट। 2 हम पढ़ चुके हैं।
पहली थी लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा। दूसरी हम पढ़ चुके हैं मध्य भू कक्षा, उसके अंदर क्या याद रखना है, 20,200 किलोमीटर हाइट और साथ के साथ जीपीएस। बस मध्य भू कक्षा में आपको ये चीज याद रखनी है। इसके बाद अपन आते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट, उसके अंदर आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो इसकी हाइट याद रखनी है। तो कितनी है, 35,786 किलोमीटर। कितनी, 35,786 किलोमीटर। पहली वाली में कितनी थी, अपनी थी 160 से 2000 किलोमीटर, दूसरी वाली में 20,200 किलोमीटर और इसमें कितनी है, 35,786 किलोमीटर हाइट जो है आपको इसके अंदर याद रखनी है। अब चलिए, इस कक्षा में पृथ्वी का परिभ्रमण काल उपग्रह का परिभ्रमण काल सेम होता है, यानी कि पृथ्वी का कितना है, 24 आवर्स है, तो सैटेलाइट का परिभ्रमण काल कितना हो जाएगा, 24 आवर्स हो जाएगा, यानी कि 24 घंटे हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो देखो इधर, इस कक्षा में पृथ्वी का परिभ्रमण काल उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है, सेम होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 24 आवर्स अप्रोक्स। ठीक है, चलिए अब देखिए इधर, इसका उपयोग मुख्यतः संचार उपग्रहों हेतु किया जाता है, परंतु इसमें नौवैज्ञानिक उपग्रह भी प्रक्षेपित किए जा सकते हैं। संचार उपग्रह हेतु कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है उसके लिए जो है इस कक्षा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जो अपनी निम्न भू कक्षा थी उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए, सुदूर संवेदी उपग्रहों के लिए, और जो अपनी मध्य भू कक्षा है उसका किसके लिए किया जाता है, जीपीएस के लिए, और ये जो है वो किसके लिए किया जाता है, संचार उपग्रह के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, भू स्थिर कक्षा। ये जो अपनी भू स्थिर कक्षा है ये इसी उच्च भू कक्षा का पार्ट है, यानी कि इसी का टाइप है। तो देखो, यह भू तुल्यकालिक कक्षा का एक विशेष प्रकार है। कौन सी कक्षा, भू स्थिर कक्षा भू तुल्यकालिक कक्षा का ही एक विशेष प्रकार है। यह कक्षा पृथ्वी के विषुवत यानी कि इक्वेटर लाइन के समांतर होती है। किसके, अब देखो ये है पृथ्वी की इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा, इसके समांतर ही जो है ऑर्बिट है, तो वो कौन सी हो गई, भू स्थिर कक्षा। कौन सी हो गई, पृथ्वी के, अपनी अर्थ के जो इक्वेटर लाइन है उसके समांतर ही जो जा रही है वो कौन सी है, अपनी भू स्थिर कक्षा। दिख पा रही है आपको ये चीज, तो कौन सी कक्षा हो गई, वो अपनी भू स्थिर कक्षा। क्या याद रखना है इसके अंदर, पृथ्वी के विषुवत रेखीय तल के समांतर, यानी कि अपनी जो अर्थ की इक्वेटर लाइन है उसी के समांतर जो जा रही है वो कौन सी है, अपनी भू स्थिर कक्षा है। चलिए, इस कक्षा में उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष सदैव स्थिर प्रतीत होता है। अब भाई स्थिर प्रतीत क्यों होगा, ये इसी के समांतर ही जारी है, इसके समानांतर ही जारी है, तो भाई अपने को ऐसा लगेगा ना कि उसके पैरेलल ही घूमती जा रही है जब वो, तो ऐसा लगेगा ना कि भाई ये भी स्थिर ही है, ये घूम नहीं रहा, तो उसके समांतर है, इसीलिए कैसी प्रतीत होती है, ये स्थिर प्रतीत होती है। इसका उपयोग मुख्यतः संचार उपग्रहों हेतु किया जाता है, परंतु इसे नौवहन अथवा सुदूर संवेदन हेतु भी प्रयुक्त किया जा सकता है। इसमें से क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है, केवल यही कि भाई ये किसके समांतर होती है, तो ये विषुवत रेखा के समांतर होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, भू स्थिर कक्षा। चलिए, भू तुल्यकालिक कक्षा, कौन सी, भू तुल्यकालिक, ये जो अपनी कक्षाएं पढ़ रहे हैं ये सारी हाई अर्थ ऑर्बिट का ही एक टाइप है। तो देखिए, यह कक्षा भू स्थिर तथा भू तुल्यकालिक कक्षा से लगभग 200 किलोमीटर नीचे अवस्थित है। कितनी, लगभग 200 किलोमीटर नीचे जो है ये अवस्थित है। प्रारंभ में संचार उपग्रह को इसी कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है, फिर भू स्थिर कक्षा में भेजा जाता है। जब कोई भी संचार उपग्रह, जब कोई सैटेलाइट भेजी जा रही है तो पहले इस कक्षा में जाएगी, क्योंकि ये पहले नीचे स्थित है, 200 किलोमीटर नीचे स्थित है, फिर ये हाई ऑर्बिट में यानी कि भू स्थिर कक्षा में जो है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। क्या है, भू स्थिर कक्षा में जो है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी, इसी वजह से इसको कहते हैं भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा। क्या कहते हैं, भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा। ठीक है, आगे समझ में। चलिए, अब नेक्स्ट अपनी आती है होहोमन स्थानांतरण कक्ष। क्या है, होहोमन स्थानांतरण कक्ष।
जब सैटेलाइट को एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जब ट्रांसफर करना हो, देखो एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है जिसका उपयोग किसी उपग्रह को एक वृत्ताकार कक्षा से दूसरी वृत्ताकार कक्षा में स्थानांतरित करने हेतु किया जाता है। तो उसे अपन क्या कहते हैं? होहोमन स्थानांतरण कक्षा। क्या कहते हैं? होहोमन स्थानांतरण कक्षा। जब किसी भी सैटेलाइट को, किसी भी उपग्रह को एक उससे दूसरे ऑर्बिट में जब किया जाता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब ट्रांसफर किया जाता है, उसके लिए प्रयुक्त कक्षा कौन सी है? अपनी होहोमन कक्षा। ठीक है, चलिए आगे भाई। ग्रेवयार्ड कक्षा, इसको अपन कहते हैं जंक या डिस्पोजल कक्षा, यानी कि जितनी भी सैटेलाइट्स खराब हो जाती हैं या फिर कुछ भी चीज, डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? डिस्पोज करना मतलब कचरे की तरह निकालना, उसको कचरा जैसे फेंकते हैं अपन, डिस्पोज कर देते हैं। इसी तरीके से अगर किसी भी सैटेलाइट को, किसी को भी स्पेस में जो चीजें हैं उनको फेंकना है या फिर भाई उनको निकालना है, उनको डिस्पोज करना है, तो इस कक्षा के अंदर किया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड कक्षा। ग्रेवयार्ड ऑर्बिट, जिसे अपन क्या भी कहते हैं? जंक या डिस्पोजल कक्षा। क्या कहते हैं? जंक या डिस्पोजल कक्षा भी कहते हैं। ये अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। यह 36,050 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, भूतुल्यकालिक कक्षा से लगभग 300 किलोमीटर ऊपर। इसका उपयोग अंतरिक्ष कचरे की समस्या के निस्तारण हेतु किया जाता है। निष्क्रिय उपग्रहों को, इसका मेन पॉइंट यही है कि जितने भी इनएक्टिव सैटेलाइट्स हैं, क्या है? इनएक्टिव सैटेलाइट्स है, उनको इसी कक्षा में जो है वो भेजा जाता है। देखिए, निष्क्रिय उपग्रहों को इसी कक्षा में क्या है? स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे अपन क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड कक्षा। तो चलिए, क्या क्या अपन पढ़ चुके हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि ऑर्बिट जो है, कक्षा किसे कहते हैं? जहां पे कोई भी पिंड, कोई भी उपग्रह जो है दूसरे पिंड के चक्कर लगाते हैं, उसे अपन कहते हैं कक्षा। 3 क्लासेस में डिवाइड करके इनको अपन ने पढ़ा। निम्न भू कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट, दूसरी है मिडिल अर्थ ऑर्बिट यानी कि मध्य भू कक्षा, और तीसरी है अपनी उच्च भू कक्षा यानी कि हाई अर्थ ऑर्बिट। निम्न भू कक्षा में क्या याद रखना है? सबसे पहले ऊंचाई 160 से 2000 किलोमीटर। उसके बाद उसमें क्या याद रखना है निम्न भू कक्षा के अंदर? कि इसमें सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो है उसके लिए इनको उपयोग में लिया जाता है। और उसका मेन पॉइंट साथ में क्या था कि इंटरनेशनल स्पेस जो सेंटर है वो कहाँ पे है? वो यहीं पे ही है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर यहीं पे ही अपना स्थित है। ठीक है, वो एक दिन में पृथ्वी के कितने चक्कर लगा लेता है? तो 24 घंटे में वो लगा लेता है 15 चक्कर। कितने? 15 चक्कर जो है वो पृथ्वी के लगा लेता है। उसके अंदर अपने 2 कक्षाएं जो है निम्न भू कक्षा के अंदर पड़ी थी। कौन कौन सी थी? एक थी अपनी ध्रुवीय कक्षा, दूसरी थी अपनी सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। ठीक है, वो 2 उसके अंदर हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा मध्य भू कक्षा, जिसकी डिस्टेंस कितनी थी? 20,200 किलोमीटर हाइट। ठीक है, उसके अंदर अपन को ये याद रखना था, साथ के साथ अपन को याद रखना था जीपीएस। ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, फिर अपनी आती है हाई अर्थ ऑर्बिट। क्या है? हाई अर्थ ऑर्बिट, जिसे अपन कहते हैं उच्च भू कक्षा। क्या कहते हैं? उच्च भू कक्षा। उसके अंदर हमने क्या देखा कि भाई सुदूर जो संवेदी उपग्रह है उनके साथ साथ संचार उपग्रह के लिए भी इन कक्षाओं का जो है वो उपयोग में लिया जाता है। उसके बाद हमने देखा ग्रेवयार्ड जो अपनी कक्षा है उसके बारे में। ग्रेवयार्ड कौन सी कक्षा है? जिसमें कोई भी सैटेलाइट जो है वो खराब हो गई है, टूट फूट गई है, यानी कि जितना भी स्पेस का जो कचरा है, गार्बेज है, इस कक्षा के अंदर जो है वो स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे अपन कहते हैं ग्रेवयार्ड कक्षा। क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड कक्षा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? डिस्पोजल कक्षा भी कहते हैं, डिस्पोजल ऑर्बिट भी, या फिर जंक ऑर्बिट भी इसको कहा जाता है। तो ठीक है, आपको ये याद रहेगा कि भाई, और एक इसमें हमने पढ़ा था होहोमन कक्षा। कौन सी? होहोमन कक्षा। उसका उपयोग किस लिए किया जाता है?
जब कोई सैटेलाइट को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में स्थानांतरित करना हो तो हो मन कक्षा का जो है वो उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको ये सारी चीजें याद रहेगी। इसमें क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज बस इतनी ही है। तो बस इससे क्वेश्चन जो है थोड़े कम बनते हैं। इसकी हिस्ट्री से मैंने आपको बताई थी कि स्पेस की हिस्ट्री से, उसके करंट से क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा बनते हैं। सैटेलाइट्स के क्वेश्चन जो हैं आपके सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।